हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चंस करते हैं फिर, ठीक है ना, सीधे सीधे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 5555। तो ये एक पर्टिकुलर वैरायटी है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। वैसे अप्रोच को याद रखना और फिर ये हो जाएगा। तो एक्सपैंड कैसे करेंगे? ये लिखा हुआ है बेसिकली 50,000, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है 5,000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 5, ठीक है। अब ये तो एक जीबी लिखी हुई है। अगर तुम इसको अपना फर्स्ट टर्म मान लो तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ में भी डिवाइड बाय 10 और यहाँ से भी डिवाइड बाय 10। अगर तुम्हें ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, मतलब तुम बोलोगे डिवाइड बाय 10 का क्या मतलब है? अरे बेसिकली 1/10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मतलब है इसका, ठीक है। और अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में ही जाना है तो इसको फर्स्ट टर्म मान लो और यहाँ से यहाँ बोल दो इंटू 5, ठीक है ना, इंटू 5 सॉरी इंटू 10, इंटू 10। ये तो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो मैंने ये करा। तो अगर मैं इसको जीपी में ले रहा हूँ 5 वाली, ठीक है। तो 5 है और 10 है बेसिकली, और 10 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, समेशन के फॉर्मूले के हिसाब से। और नीचे आ जाएगा 10 माइनस 1 एंड दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हमने एज अ रिजल्ट समझा इस चीज़ को, कि अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मतलब मैंने ले लिया 7 7 7 7 7 7 7 7, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हुए हैं ये, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाय 9, है ना। और 10 की पावर कितनी डिजिट्स हैं? 9 है, तो 9 माइनस 1, ठीक है, सिंपल। और ये क्या आया था? ये आया था 5/9, 10 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि 6 6 6 6 इस टाइप से करके इसका स्क्वायर करना है, प्लस 8 8 8 ऐसे करके एन डिजिट का नंबर है, और ये भी एक एन डिजिट का नंबर है, और ये 2 एन डिजिट का एक नंबर है। बोला है कि ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं यानी कि हम आर एच एस और एल एच एस को अलग अलग रख लें पहले, तो है ना, हमें पता थोड़ा ना कि बराबर हैं या नहीं है। तो पहले तो इसको देखते हैं, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4 4 4 4 4। तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया 4/9, है ना, और 10 की पावर 2n-1, ठीक है। अच्छा, ओके। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 डिवाइड बाय 9, 10 की पावर, क्योंकि n डिजिट्स हैं इसलिए n, तो 10 की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 6 डिवाइड बाय 9, ठीक है ना, 6 डिवाइड बाय 9। और फिर यहाँ पे n डिजिट्स हैं तो 10 की पावर n-1, और इस पूरे का होल स्क्वायर। और अगर स्क्वायर को हटा दें यहाँ से तो बेसिकली इसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा और इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा, और 10 की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब साफ साफ दिख रहा है कि 10 की पावर n-1 को मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, और 9 भी मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने 10 की पावर n-1 डिवाइड बाय 9, इस चीज़ को मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बच गया भाई? मेरे पास बच गया है, एक सेकंड, क्या इसमें से हम कुछ और कॉमन ले सकते हैं? 36 और 8 में से हम 4 भी तो कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो अगर 4 कॉमन ले लोगे, अगर तुमने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बच गया सिंपल सा 10 की पावर n-1, सिर्फ यही तो बचा, देख लो, ये बचेगा सिर्फ, ठीक है, ओके। और अब प्लस में क्या बचेगा? 8/9 है, तो 4, और यहाँ पे बच गया सिर्फ 2, तो 2 10 की पावर n-1, सॉरी 10 की पावर n-1 तो हमने पहले कॉमन ले लिया, तो हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। और अगर कोई ये सोच रहा है ना कि 10 की पावर n-1 के साइड में कोई कुछ आया क्यों नहीं, तो एक्चुअली देखो, अगर तुम 4 कॉमन लोगे तो 36 में क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ 9 आ गया, नीचे भी 9 आ गया, तो 9 9 कट के हटाओ इसको। तो 10 की पावर n-1 प्लस 2, तो ये इन दोनों को काट के क्या बन गया? 10 की पावर n+1 बन गया, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4 इंटू बेसिकली 10 की पावर n-1 डिवाइड बाय 9, इतनी बात तो समझ में आ गई थी। और ये क्या बन गया? ये बन गया 10 की पावर n+1, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी, और ये लिखा हुआ है a प्लस बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर 2n-1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब -1 ही लिख दे रहे हैं सीधे। और ये बन गया 4/9। एंड अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं, मतलब ये वाला बंदा जो है वो इसके बराबर आ चुका है, ठीक है। तो बस बात खत्म हो गई फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, मतलब सही हो गया बेसिकली, ट्रू, ठीक है। अब 50th क्वेश्चन जो है वो एक बार तुम खुद ट्राई करके देखो। तो 50th क्वेश्चन जो है उसमें उसने बोला 1 जो है वो उसमें 2n डिजिट्स हैं, यानी कि इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/9 10 की पावर 2n-1, ठीक है। माइनस करा हमने 2 2 करके एक नंबर ले लिया है जिसमें n डिजिट्स हैं, यानी कि 2 डिवाइड बाय 9 10 की पावर, उसमें n डिजिट्स हैं इसलिए 10 की पावर n-1, ठीक है। अच्छा, अब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से मैं फिर से 10 की पावर n-1 डिवाइड बाय 9, इस चीज़ को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 10 की पावर n+1, ठीक, बढ़िया। और इधर से क्या बच गया? इधर से सिर्फ और सिर्फ बचा -2,
ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये चीज़ क्या बन गई है, ये बन गया हमारे पास 10 की पावर n-1 और 10 की पावर n-1 इंटू 10 की पावर n-1 करोगे तो बन जाएगा 10 की पावर n-1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और क्या होगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे 9 लिखा हुआ है यानी कि 3 का स्क्वायर, तो इधर ऐसा हो गया 10 की पावर n-1 अपॉन 3 इस पूरे का स्क्वायर। और उसने ये बोला कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने बोला हाँ परफेक्ट स्क्वायर तो आ रहा है, तो क्या ये बात सच है, हाँ सही है, प्रूव हो गया। पर यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है जो तुम्हें शायद प्रूव करना चाहिए, क्या कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर। तो क्या तुम्हें पता है कि 10 की पावर n-1 अपॉन 3 ये एक इंटीजर होगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो एक काम करते हैं, पहले हम ये सोचते हैं कि n एक्चुअल में है क्या। तो यार n जो होगा ना वो हमेशा होल नंबर ही हो सकता है। होल नंबर क्यों हो सकता है, सुनो, अगर n जीरो हो गया, n जीरो का मतलब क्या हो गया कि 2 का एक भी डिजिट नहीं है ना, मतलब अगर मैंने बोला कि n जीरो हो गया दैट मीन्स कि 0 डिजिट्स यानी कि 0। ठीक, अगर मैंने बोला कि n 1 है यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 0। अगर मैंने बोला कि n जो है वो 2 है तो 2 का मतलब क्या हो गया, हो जाएगा कि 2 बार 2 लिख दो, है ना, यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें। और अगर मैंने बोला कि n 3 है तो बोलेंगे कि 2 को 3 बार लिख दो, है ना, 200 बार 222 हो गया बेसिकली, और ऐसे चलता रहेगा। यानी कि n नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 1 2 3 हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं, अगर मैं जो मेरा आया है 10 की पावर n-1 अपॉन 3, तो यहाँ पे मैंने एक एक करके डाल के देखा, देखते हैं कुछ पैटर्न बन जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि इंटीजर है या नहीं है ना। तो चलो इतने के लिए हम लोगों ने चेक किया। अगर मैं इसमें 0 डाल दूंगा तो 10 की पावर 0 इज 1। ठीक, और 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 डिवाइड बाई 3 इज 0, तो 0 का स्क्वायर जो होगा वो भी 0 होगा। बेसिकली 0 जो है वो एक इंटीजर है और उसका स्क्वायर 0 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर माना जा सकता है। फिर अगर मैंने इसमें 1 डाल दिया तो 10 की पावर 1 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। ठीक है, 9 डिवाइड बाई 3 इज 3, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 3 का स्क्वायर हो रहा है ये, और 3 क्या है, 3 एक इंटीजर है। उसने बोला परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ब्रैकेट के, मतलब ये जो लिखा है 10 की पावर n-1 अपॉन 3, ये एक इंटीजर है, ये तो हमें प्रूव करना चाहिए जैसे। अगर मैं इस पर 2 डाल दूंगा तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बनेगा 90 ऊपर बनेगा 100 माइनस 1 यानी कि 99, 99 डिवाइड बाई 3 इज 33, तो ये बन रहा है 33 का स्क्वायर, और तुम चेक करना ये बन जाएगा 333 का स्क्वायर। तो ऐसा हो क्यों रहा है, देखो अगर तुमने इसमें 1 डाला तो बन रहा है 10 माइनस 1, है ना, फिर बन रहा है 100 माइनस 1, ठीक है ना, और फिर क्या बन रहा है, फिर बन रहा है इस टाइप से कुछ। और हर बारी तुम्हारे पास आ क्या रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 9, ये डिविजिबल बाय 3 है, 9 है ना, 999 999, तो ये सब चीज़ें तो हमेशा 3 से डिविजिबल होंगी ही होंगी। यानी कि अगर 3 से डिविजिबल होंगी तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर आएगा तो उसका स्क्वायर होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर। दैट मीन्स कि 10 की पावर n-1 अपॉन 3 जो है ये एक इंटीजर है साहब, ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जाके अब क्वेश्चन हमारा जाके पूर्ण रूप से प्रूव हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि स्क्वायर तो है, परफेक्ट स्क्वायर तो है वो, पर एक इंटीजर का है, ये बात गारंटीड है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 51st क्वेश्चन, वेरी वेरी अल्ट्रा एडवांस लेवल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब काफ़ी बढ़िया और अल्ट्रा एडवांस लेवल कह सकते हो, जिसके पास दिमाग होगा सिर्फ वही सोच पाएगा इसको। तो भाई हमसे बोला गया 49 4489 444 8889 इस टाइप से कुछ नंबर दे रखे हैं हमको, और बोला गया मतलब अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को हटा दूँ और तुम्हें सिर्फ ये दूँ, ये फिर ये दिया फिर ये दिया, इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, क्या तुम सीधे बोल सकते हो, एक पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे गलती मैंने करी है, यहाँ पे सिर्फ 2 भी 8 होंगे। ठीक है, यानी कि ये ऐसा होगा 444889। ठीक, तो 449, ठीक है, फिर आया 4489 यानी कि एक 4 बढ़ गया और एक 8 आ गया, फिर 3 4 आए तो 2 8 आए, यानी कि अगर आगे जाके 4 4 आएंगे, जब 4 4 आएंगे तो 3 8 आएंगे और एक 9 आएगा, ये नंबर होगा इसके आगे वाला। इसके आगे वाला क्या होगा, इसके आगे वाला होगा 5 4 आएंगे, ठीक है, और 4 8 आएंगे, और फिर एक आखिरी में एक 9 होगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई बोल दे कि इसका कोई जनरल टर्म बताओ, तो जनरल टर्म में हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर 4 4 4 4 ऐसे करते करते मतलब इतने सारे कितने 4 हैं, मान लेते हैं n 4 है हमारे पास, तो कितने 8 होते हैं इसमें, है ना, एक कम होता है हमेशा, एक कम होता है, तो एक कम यानी कि n-1 और आखिरी में एक 9, ये तुम्हारा एक जनरल मैंने एक नंबर ले लिया एक तरीके से। ठीक है, तो उनने ये भी बताया कि बन कैसा रहा है, तो हमने कहा देखें कैसा बन रहा है। उन्होंने बोला ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग 48 इनटू द मिडिल टर्म ऑफ द प्रीसीडिंग नंबर। अच्छा, तो ये हो रहा है बेसिकली, तो देखो जैसे 49 है तो 49 का मिडिल क्या है, ये है 4 और 9 के बीच की गैप, इसके अंदर 48 इंसर्ट कर दो, तो ये रहा तुम्हारा 4, ये रहा 9, इन दोनों के बीच में मैंने 48 इंसर्ट कर दिया, 4489, ये तुम्हारा सेकंड नंबर बन गया। ठीक है, अगर मैंने अब इन दोनों की जो गैप है ये रहा, ये इसके अंदर मैंने फिर से 48 डाल दिया, तो ये आ गया 4 4, ये है तुम्हारा 8 और 9, बीच में मैंने फिर से डाल दिया 4 4, ये देखो क्या बन गया 4 4 4 8 8 9, ये लो तुम्हारे पास तीसरा नंबर भी बन गया, एंड सिमिलरली चौथा पांचवा सब ऐसे बनते रहेंगे। तो एक लॉजिकल पैटर्न तो है ही सही, है ना, एक लॉजिकल पैटर्न तो है, सही बात है एकदम। अब उसने जो पूछा है ना मुझसे, वो बड़ी खतरनाक चीज़ पूछी है उसने मुझसे ये पूछा है कि प्रूव करो कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये स्क्वायर हैं किसी इंटीजर के।
जैसे 49 है तो हमें इतना तो पता है 49 क्या होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक इंटीजर है 7 और उसका स्क्वायर है ये बेसिकली 49। तो तुम्हें ऐसे ही प्रूव करना है, तुम्हें ऐसे ही क्या प्रूव करना है, तुम्हें ये प्रूव करना है कि 4489 या फिर इसके आगे वाला 444889 ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब जो है किसी इंटीजर, मान लो इस इंटीजर का मान लेते हैं i1, तो i1 का स्क्वायर है। सिमिलरली ये जो है किसी इंटीजर 2, कोई ऐसा इंटीजर होगा उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें हर नंबर के लिए प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे मेरा एक स्पेशल पॉइंट सुनना है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग सुनना, कि कभी भी ऐसा हो कि एक सीक्वेंस के लिए तुम्हें एक प्रॉपर्टी निकालनी है, एक सीक्वेंस दे रखा है और उसके हर एक टर्म के लिए तुम्हें एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो उसके लिए रेदर देन कि तुम हर एक टर्म को अलग अलग से पकड़ो, क्योंकि तुम्हें तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें इन्फिनिट टर्म्स होंगे, उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं इसमें एन टर्म्स हैं जो भी है। अगर इन्फिनिट टर्म्स है मेरे भाई तो कैसे तुम हर टर्म को पकड़ पकड़ के चेक करोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल टर्म बना लेंगे और उसके लिए प्रूव कर देंगे। अगर जनरल टर्म के लिए प्रूव हो गया तो हर टर्म के लिए अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो हमने इसका जनरल टर्म बनाने की कोशिश करी। मैंने कहा बनाने की कोशिश क्या करी, हम तो ऑलरेडी बना चुके हैं, हम तो ऑलरेडी अभी देखा था बना के क्या बना था, कुछ इस टाइप से बना था 4 4 4 4 4 इस टाइप से, फिर 8 8 8 8 8, ठीक है, और फिर 9। अब ये 4 4 कितने थे, ये हम लोगों ने कहे थे अगर ये n है, ये मान लो n-1 है और ये आखिरी का 1 है, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। पर अब ये कैसे प्रूव करें कि जो तुम्हारे सामने नंबर लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है ना 4 4 4 4 4 8 8 8 8 और इस टाइप से 9 लिखा हुआ है, ये जो पूरा नंबर है ये किसी इंटीजर का होल स्क्वायर है, ये तुम्हें प्रूव करना है। एंड दैट इज क्वाइट अ टास्क इन इटसेल्फ। तो अब मेरी बात सुनना, जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए कि हमें बेसिकली डिजिट्स रिपीट होते हुए दिख रही हैं, ये 4 4 4 4 ऐसे करते करते हमें बहुत सारे 4 दिख गए, फिर आखिरी में एकदम से आ गया 8 8 ऐसे करते करते 8 भी आ गया और फिर 9। तो तुम्हें याद होगा जब हमने इस फॉर्मूले की स्टार्टिंग करी थी तो हमने किस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। और इसमें अप्रोच क्या लगाई थी, अप्रोच तो यही थी ना कि 5 5 इसको हमने एक्सपैंड करके लिखा था। तो अब सुन लो, कभी भी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि तुमको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा तो डायरेक्ट लगा दिया, और नहीं लग रहा तो इस अप्रोच को फॉलो कर दिया। तो यही अप्रोच मैंने यहाँ लगा दी, बात खत्म। यही अप्रोच मैंने यहाँ लगा दी। तो अगर मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूँ तो भाई 9 क्या है मेरा, 9 तो मेरा यूनिट डिजिट पे है, 9 तो मेरा यूनिट डिजिट पे है। तो 9 को क्या खोलोगे यार, 9 तो 9 ही रहेगा, है ना। मैं उल्टा खोल रहा हूँ उसको, वैसे मैंने पहले ऐसे करके खोला था, अब मैं उसको ऐसे करके खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़े बहुत और 8 ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये तुम्हारे पास 9 आ गया। अब इसके तुरंत बाद प्लस में क्या आएगा, 80 आएगा, क्या आएगा 80, है ना, इस वाले के लिए। फिर इस वाले के लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा 800, ठीक है ना साहब। और इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा 8000, ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब ऐसा करते हैं ना, थोड़ा प्रोफेशनली खेलते हैं। तो 80 800 और 8000 को कुछ प्रोफेशनल टर्म्स में अगर तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बेसिकली तुम ऐसे लिखोगे 8 × 10, है ना, फिर लिखोगे 8 × 100 यानी कि 8 × 10 का स्क्वायर, है ना। कुछ पैटर्न बनाने के लिए ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा, 10 का क्यूब। अब तुम मुझे बताओ कि ये मेरा कौन सा 8 है। अगर मैं सोचूं, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास कितने 8 हैं टोटल, तुम्हारे पास टोटल n-1 8 है। तुम्हारे पास टोटल जो है, तुम्हारे पास टोटल जो है वो n 4 है और 1 9 है अपने पास, ठीक है। तो ये वाला जो 8 है ये कौन सी पोजीशन पे है, ये nth पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, nth पोजीशन पे। क्यों nth पोजीशन पे क्यों है, देखो भाई, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो बंदा है ना जिसको फर्स्ट पे होना चाहिए वो एक्चुअल में सेकंड में है, क्योंकि 9 आ गया ना, इसलिए 9 फर्स्ट पे है तो 8 सेकंड पे है। तो अगर ये तुम्हें लग रहा था कि n-1 पे होगा तो अब ये nth पे आ गया, है ना, एक एक बढ़ जाएगा इस वजह से। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये बेसिकली nth पोजीशन में। अब हमने थोड़ा बहुत और दिमाग लगाया। अब मैंने बोला जब मेरा सेकंड वाला 8 था उसके साथ 10 की पावर 1 आ रहा था। ध्यान से सुनना, जो मेरे पास सेकंड वाला जो मेरे पास 8 था उसके साथ 10 की पावर 1 आ रहा था। जो थर्ड वाला 8 था उसके साथ 8 × 10 की पावर 2 आया, जो थर्ड वाला था। जो फोर्थ वाला था उसके साथ 10 की पावर 3 आया। तो ऐसे करते करते जो आखिरी वाला 8 होगा, जो आखिरी वाला यानी कि जो nth 8 होगा, nth मतलब जो nth पोजीशन पे जो डिजिट है तुम्हारी जो 8 है ये, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ 10 की पावर n-1 आएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो उसको देखो, डिजिट वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुमने डिजिट में 4 डाल रखा है, 8 डाल रखा है, 9 डाल रखा है, उसका तो सिंपल चलता रहेगा 10 की पावर n, 10 की पावर n+1, ठीक है ना, 10 की पावर n+2, ऐसे जाता जाएगा, है ना, वो तो चलता ही रहेगा। और जो आखिरी डिजिट है ये 4, यहाँ पे 4 × ये होगा। आई होप सो इतनी सिंपल सी बात तो मैं समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है ये, ठीक है। मैंने ये क्यों करा, मैंने 4 × 10 के बारे n क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 है ये n+1 पोजीशन पे पहुंच चुका है और हमने देखा कि एक कम हो जा रहा है। अगर थर्ड पोजीशन है, अगर थर्ड डिजिट है तो उसका 10 की पावर 2 से हो रहा है। अगर फोर्थ डिजिट है तो 10 की पावर 3 से हो रहा है। तो अगर n+1 डिजिट होगा तो 4 × 10 की पावर n से होगा। ये तुम्हारा n+1 डिजिट है, ये तुम्हारे पास n+2 डिजिट है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास n+3 डिजिट है, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो आखिरी n है, तुम सोच के देखो इस पूरे नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। देखो भाई n तो ये हो गई, n तो ये हो गए और n तो तुम्हारे पास ये हो गए, यानी कि ये वाला जो सबसे आखिरी डिजिट जो है ये वाला, ये 2nth पोजीशन पे है। अब मैंने बोला एक कम हो रहा है तो आखिरी वाला बंदा कैसा होगा, 4 ×
10 की पावर 2n-1। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया 9 प्लस और 8 कॉमन अगर इसमें से ले लें तो ये 2 तो कुछ है नहीं, तो बस समझाने के लिए आया था यहाँ पे, हटा दे रहे हैं इसको। बेसिकली ये जीपी बन गई है ना, सिंपल सी जीपी बन गई। अगर इसको हम एक टर्म मान लें, मतलब इसको मैंने अपना पहला टर्म मान लिया, तो यहाँ से यहाँ जाने में तुमने इंटू 10 कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ जाने में तुमने इंटू 10 कर दिया, और ऐसे करते करते तुम यहाँ तक गए। अब ये जो था, ये पहला अगर मैं 8 मान लूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं साहब n-1 टर्म्स। अबे यार तेरे पास n-1 8 थे, तुमने 9 को हटा दिया, 9 n-1 टर्म्स तो हुए। तो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है 8 इंटू 10 यानी कि 80। कॉमन रेशियो क्या है? 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n-1 है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, और 10-1 यानी कि नीचे आ गया 9। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात जो है उसको मैंने काट करके सीधे सीधे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है? पूरा जो 4 वाली नौटंकी है, तो 4 वाली की कहानी स्टार्ट हो रही है इससे। ये इसका अगर हम पहला टर्म मान लें, तो यहाँ से यहाँ जाने में इंटू 10 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने में इंटू 10 हुआ, और ऐसे चलता गया। अब 4 कितने हैं अपने पास? 4 हमारे पास n है। तो इस पूरी जीपी के अंदर कितने टर्म्स हैं? n है। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है 4 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, और फिर 10 की पावर n-1 अपॉन 9। ठीक है, तो अब इस पूरी खिचड़ी को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ना, इस पूरी कहानी राम कथा को जितना भी मैंने तुम्हें समझाया वो मैं हटा दे रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, मतलब रिवाइंड करके देख लो जल्दी से। ठीक है, अगर अब मैं इसका फटाफट से एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लोगे तो नीचे तो 9 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 81 प्लस 80 इंटू 10 की पावर n-1, और यहाँ पे आएगा एक -80, फिर यहाँ पे आएगा एक 4 इंटू 10 की पावर 2n। ठीक है, फिर आएगा -4 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, अब ये जो 81 है, जब ये 80 से माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक 1। ठीक, अच्छा फिर ये जो लिखा हुआ है ना 80 इंटू 10 की पावर n-1 है, तो अगर इसका मैं एक 10 हटा करके इसको पकड़ा दूँ तो यहाँ से 1 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर n। ना व्हाट इज 8 क्या होता है? 8 होता है 2 टाइम्स 2 इंटू 4। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये लिखा है 2 टाइम्स समथिंग, और ये वही समथिंग लिखा हुआ है, तो इसने इसका 2 काट दिया बेसिकली। तो तुम्हारे पास क्या रह गया? तुम्हारे पास रह गया 4 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, और एक तुम्हारे पास क्या रह गया? एक अपने पास ये रह गया 4 इंटू 10 की पावर 2n, और यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय 9। देख रहे हो भाई सब कहाँ जा रही है कहानी? हमें प्रूव करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये चीज़ दिमाग में रखो कि परफेक्ट स्क्वायर को प्रूव करना है। अब मेरे को ये भी दिख रहा है साइड बाय साइड कि डिनोमिनेटर जो है ना यार, वो तो 3 का स्क्वायर कब का आ चुका, तो बस न्यूमिनेटर को अगर मैं होल स्क्वायर प्रूव कर दूँ तो बात बन जाएगी। तो दिमाग में ये रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने देख भाई 1 को हम ले सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इस बंदे को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐसे लिख लूँ 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर n, तो मुझे नहीं लग रहा है काम बन गया अपना। ये क्या बन गया? ये बन गया 4 इंटू 10 की पावर n। ये क्या बन गया? ये बन गया 4 इंटू 10 की पावर n, और ये भी बड़ा है अपने पास। लो बेटा, काम बन गया अपना। तो ये बेसिकली किसका होल स्क्वायर हो गया? ये 2 इंटू 10 की पावर n प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करोगे तो तुम्हें न्यूमिनेटर मिल जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। काम हो गया अपना, काम हो गया। ठीक है ना, काम अपना हो चुका। क्यों काम कैसे हो गया अपना? तो ये देखो यहाँ लिख सकते हैं इसको 10 की पावर n है ना, 2 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 3, इस पूरे का होल स्क्वायर। और हमको यही प्रूव करना था कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब देखते हैं क्या उसने ये बोला कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर बनेगा। हाँ जी, उसने बोला है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर। तो अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं n को 1 डालूंगा, अगर मैं n को 1 डाल दूँ, बल्कि n को 1 क्यों डालोगे तुम? एक सेकेंड, हमारे पास सबसे पहला नंबर जो सीक्वेंस में उसने दिया है वो क्या था? वो था 49। अगर 49 के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n तुम्हारा 1 ही है। अच्छा ठीक है, तो n को 1 ही डालेंगे, तो n को अगर 1 डालेंगे तो 49 आ जाएगा, राइट। तो अगर मैंने n = 1 डाला तो बेसिकली मैं 49 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने n = 2 डाला तो 2 का मतलब क्या है कि 2 बार तो 4 लिखो और फिर एक बार 8 आ जाएगा। फिर अगर तुमने n = 3 डाल दिया तो क्या आता है? 4 4 4 और 8 8 9। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या खलीबली में चली इसको देख के। अगर मैं इसमें 1 डाल दूंगा तो 2 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 21। तो 21 डिवाइड बाय 3 होल का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। क्या ये बात सच है? हाँ सही है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और यहाँ पे ये आ चुका है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 7 का स्क्वायर। अब मैंने ज़रा सेकंड वाले के लिए चेक करा, तो जो सेकंड वाला बंदा है उसके साथ भी ये हो रहा है। अब 2 इंटू 10 की पावर n है, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर n है। तो अगर तुम इसमें 2 डालोगे तो ये बन जाएगा 200 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये क्या बन गया? ये बन गया, बोलो, 201 डिवाइड बाई 3। 201 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ना व्हाट इज 201 डिवाइड बाई 3? तो अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी टेस्ट याद हो जो हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा था, तो भाई सम ऑफ डिजिट्स क्या है इसके? 3 है।
अबे सम ऑफ डिजिट क्या है इसका, 3 है, बात खत्म। सम ऑफ डिजिट अगर 3 है तो ये दोनों पक्का डिवाइड होंगे, और अगर तुम चेक करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 67 से, तो ये आ जाएगा 67 का होल स्क्वायर। अब तो मुझे आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ गया ना कहानी को। क्या समझे तुम? मैं ये समझा कि 10 की पावर n जो है ना यार, वो तो हमें ऐसे देगा 10 है ना, 100 या 1 जो भी है ना, 100 दे देगा, 1000 दे देगा, और इसको तुम करोगे मल्टीप्लाई 2 से। अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे क्या क्या आ सकता है, ये चीज़ जो है, ये 2 इंटू 10 की पावर n जो है, ये क्या क्या बन सकता है, ये बनेगा 2 या फिर 20 या फिर 200, ठीक है, या फिर 2000, है ना, इस टाइप से ही कुछ बनने वाला है। और इसमें तुम बार बार क्या कर रहे हो, +1 +1 +1 +1 +1, तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, ये बन गया सॉरी ये बन गया 3, ये बन गया 21, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 201, ठीक है, और ये बन जाएगा 2001, ये बन जाएगा 20001। इसका फायदा पता क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स हर एक नंबर में 3 आ रहा है। अब यार देखना 3, ठीक है, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 आएगा, 201 को जोड़ोगे फिर 3 आएगा, 2001 को जोड़ोगे तब भी 3 आएगा, 20001 को जोड़ोगे तब भी 3 आएगा। और सम ऑफ डिजिट जो है अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि वो 3 ही आ रहा है तो 3 से तो डिविजिबल हो गई, अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो डिनोमिनेटर में 3 तो लिखा हुआ है, ऐसे लिख ले, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और नीचे भी लिखा हुआ है 3, तो 3 और 3 कट गया, p तो एक इंटीजर होता ही है। हेंस प्रूफ कि अंदर वाला बंदा भी एक इंटीजर ही होगा। बिलीव मी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये बात तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि ये एक इंटीजर कैसे है ना, लोग बस वहाँ तक करवा के छोड़ जाते हैं। मुझे पता है ना, काफ़ी लोगों को मतलब जितने बुकों में मैंने इसके सॉल्यूशन देखे हैं, सब लोग ये करते हैं। यहाँ तक मतलब एक पॉइंट के बाद मैं फंसा था इसमें, जैसे अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए ना, यहाँ तक अगर तुम पहुँच गए तो मैं सोचा था कि तुम लोगों को कैसे समझाया जाए कि एक इंटीजर बनेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कोई किसी बुक में किसी अच्छे तरीके से समझाया हो कि एक इंटीजर बनेगा। मैंने कहा नहीं, तो मैंने फिर अपने आप ही इस तरीके से तुम्हें समझा दिया जिस तरीके से मैं पहले समझाने वाला था। मतलब मुझे लगा कि काफ़ी लंबा मेथड है ना समझाने का, जैसे पूरे एग्जाम्पल लेकर समझाना पड़ता है, टाइम बचाएंगे ना अपन तो। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ये तुम्हें मिलेगा नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल है ये क्वेश्चन कहीं मिल जाए, ठीक है, हो भी सकता है मिल जाए यार, ऐसा क्या है। मतलब ओवरऑल तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कहाँ से लिया कहाँ से नहीं लिया, तुम्हारा दिमाग इस पर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब इसको अपने आप प्रूफ करके देखो, प्रूफ दैट कि 1111 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इसको तुमने 91 टाइम्स लिख रखा है। तो पहली बात तो ये सुन लो, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइन किया गया था, बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं हो सकते इसमें। खैर पहले तो हम इसको देख लें, उसके बाद बात करेंगे। तो 1111 जो भी है ये 91 टाइम्स है, तो भाई 91 टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/9 10 की पावर 91 - 1। यस बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आई होप सो ये सिंपल सी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, लेकिन बोलो अब क्या करें? तो अब हमें समझ तो आ नहीं रहा है, पर हमें एक चीज़ दिख रही है, और ये बहुत ही टफ चीज़ है तुम्हारे लिए समझना। क्या? तो पहले इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे लिखते हैं, 10 की पावर 91 - 1 अपॉन 10 - 1, है ना, ये हमने ऐसे लिख लिया इसको। किसको? 1 1 1 1 ऐसे करते करते 1, हमारे पास 91 डिजिट्स का एक नंबर है, और उसको हमने ऐसे लिख रखा है। अब मैंने मतलब डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो सुनो कैसे करना है इसको। तो 91 क्या होता है? 91 होता है 7 × 13, ठीक है, 7 3 × 21 और 2 उधर गया तो 91 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो ऐसा हो गया 10 की पावर 13 है और उसको 7 से कर रखा है -1। तो अगर मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिख लिया 10 की पावर 13 - 1, अभी के लिए बस सुन लो कैसे आ गया ये। तो ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि जीपी बन गई है? बोलो ऐसा नहीं लग रहा है ये जीपी बन गई? अबे जीपी तो बन गई जिसका कॉमन रेशियो 10 की पावर 13 है और फर्स्ट टर्म जो है उसका वो 1 है। बिल्कुल हाँ सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर ऐसे लिखेंगे तो 10 की पावर 13 लिखा है सॉरी है, तो 10 की पावर 13 - 1 इसको मैं लाऊंगा कहाँ से? तो मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो इसको भी मैं नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। हाँ तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था 10 की पावर 91 आया था ना हमारे पास। हाँ तो हमारे पास आया था 10 की पावर 91 - 1 अपॉन 10 - 1, ये आया था मेरे पास। मैंने बोला था इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 13 होल की पावर 7 - 1 डिवाइड बाय 10 - 1, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि 10 की पावर 13 - 1 अगर मैं नीचे लिख दूँ तो मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर सकूँ उसको एक पॉइंट के बाद, ठीक है। अब अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया, या मैं ठीक लिख दे रहा हूँ बार बार, तो 10 की पावर 13 - 1 10 की पावर 13 - 1 और एक 10 - 1, ये तो हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। ये क्या बन गया और ये क्या बन गया? सोच के देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1, ठीक है, इंटू 10 की पावर 13, ठीक है, उसकी पावर 7 - 1 अपॉन 10 की पावर 13 - 1, तो मैं नहीं लग रहा ये कुछ इस टाइप का लग गया, a इंटू आर की पावर 7 - 1 अपॉन r - 1,
ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा जो ए है वो 1 है बेसिकली, तो ये ऐसे ही तो लगेगा देखने में। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या बन गया, यहाँ पे कॉमन रेशियो 10 की पावर 13 है बेसिकली। एंड सिमिलरली बाय सिमिलर लॉजिक ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है एक ऐसी जीबी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और उसका कॉमन डिफरेंस 10 है और उसमें 13 टर्म्स है, तो 10 की पावर 13 -1 अपॉन 10 -1। ठीक है, तो ये दो जीपीस का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर दो जीपीस को खोल के लिख दिया जाए तो मतलब बहुत ही एपिक लेवल का क्वेश्चन है ये इस टाइम, इस मतलब इस पॉइंट इन टाइम में। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहला टर्म 1, फिर आएगा 10, ठीक है, फिर आएगा 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 की पावर 13 इज द कॉमन रेशियो। तो पहला टर्म 1 है, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 की पावर 13 से पहली बार मल्टीप्लाई होगा वो, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 13, फिर मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 13 से, तो 13 + 13 26, फिर इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे यानी कि जोड़ोगे बेसिकली, ऊपर एक्सपोनेंट में तो जुड़ता है ना अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 39, ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा। ऐसे करके इसमें कितने टर्म्स आ जाएंगे, इसमें 7 टर्म्स आ जाएंगे, जो भी है फिलहाल एक ब्रैकेट हमारे पास आ गया, इनटू द सेकंड ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट की शुरुआत भी किससे होगी, 1 से ही होगी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, और आखिरी टर्म क्या होगा इसका, 10 का स्क्वायर होगा बेसिकली। तो ये हुआ क्या, ये क्या हो गया ये बेसिकली, अरे भैया कुछ नहीं, ये तुम्हारे पास नंबर क्या था, तुम्हारे पास नंबर तो यही था ना 1 1 1 1, इस 1 1 1 के तुमने 2 फैक्टर कर दिए, अगर तुम देख पा रहे हो तो डेफिनेटली। अबे एक फैक्टर ये हो गया तुम्हारे पास, इसको जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, और फिर इसको जोड़ेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं उसको, फैक्टर्स हों, ठीक है। तो एक तो ये नंबर खुद हो गया, एक 1 हो गया, और 2 अलग से फैक्टर मैंने तुम्हें यहाँ निकाल के दे दिया, दैट मीन्स कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर ही है, पक्की बात हो गई है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 52 क्वेश्चन, अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी माइंड बॉगलिंग, माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चन। तो अब जरा अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ अलग ही प्रॉब्लम उसके हैं, मतलब बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप की हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब तुम एक बार पढ़ के देखो अपने आप। 53rd क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके देखो, बहुत मजा आएगा। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। तो अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। अच्छा, तो एक बंदा है कोई, ठीक है, और उसने 4 दोस्तों को लेटर भेजा है, ठीक है। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू द 4 डिफरेंट पर्सन्स। तो एक कोई बंदा है, मान लेते हैं उसको 1, उसने 4 लोगों को लेटर भेजा है, ठीक है, 4 लोगों को लेटर भेजा है। आई होप से कोई बात इसमें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको चलो इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनको बोल देते हैं A1, A2 और A3 और A4, ठीक है। तो A1 वाला जो बंदा है उसको उसने बोला कि 4 डिफरेंट लोगों को फिर से क्या नाम है वो भेजो, लेटर भेजो, और फिर हर एक लेटर में, मतलब इसने 4 लोगों को किया, फिर इसने भी 4 लोगों को किया, इसने फिर से 4 लोगों को किया, फिर इसने भी 4 लोगों को किया, और फिर ये जो लेटर मिला हर एक को अलग अलग मिला, है ना, हर एक को अलग अलग मिला, ठीक है ना, हर एक को अलग अलग मिला। हर एक लेटर में ये लिखा हुआ है कि आगे 4 लोगों को दो, तो ऐसे 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 हर एक को मिले ही जा रहा है। तो ऐसे करके उसने बोला है कि ऐसे चलते जाए। तो क्या बोला फिर उसने बोला एज्यूमिंग द चेन इज नॉट ब्रोकन, उसने बोला कि चेन कभी ब्रोक नहीं हो, मतलब खत्म नहीं हो रही है। देन इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर। एक लेटर को मेल करने के लिए 50 पैसे लगते हैं। देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। 8th सेट, तो 8th सेट का मतलब क्या है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट सेट ये वाला हो गया, जब उसने जब पहले वाले आदमी ने 4 लोगों को भेजा, ये तुम्हारा फर्स्ट सेट हो गया ये। और फर्स्ट सेट में कितने लेटर भेजे गए हैं, फर्स्ट सेट ऐसे लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसमें 4 लेटर भेजे, ठीक है। 4 लेटर मतलब कितना हो गया, 50 पैसे का एक लेटर मान सकते हो। तो 4 लेटर कितने हो गए, 2 रुपए के हो गए, और क्या, 2 रुपए के हो गए यार, और क्या, ठीक है। और जो सेकंड सेट है उसमें कितने हैं, जरा ध्यान से देखो। तो भाई 4, जो पहला लेटर है उसके फिर से 4 ऑप्शन खुल गए, तो इस वाले के भी 4 खुल गए, इस वाले के भी 4 खुल गए, इसके भी 4 खुल गए, ठीक है। तो एक लेटर जो है इस टाइम पे वो 4 लेटर के बराबर है। तो कितने हो गए टोटल, 16 लेटर खुल गए, यहाँ पे 16 लेटर खुल गए। अच्छा, तो थर्ड सेट में कितने होंगे फिर, तो अब तुम थोड़ा लॉजिक लगा के बोल सकते हो कि एक लेटर जो है 1 लेटर इज इक्वल टू अनदर 4 लेटर का सेट, राइट। अब तुम्हारे पास 16 लेटर हैं, तो 16 × 4 यानी कि 64 लेटर का आ गया थर्ड सेट में, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि 8th सेट जो होगा उसमें कितने लेटर्स होंगे, क्या इतना तुम बता सकते हो। तो देखो फर्स्ट सेट में था 4 यानी बेसिकली 4 की पावर 1, सेकंड सेट में था 16 लेटर यानी कि 2 की पावर 2, सॉरी 4 की पावर 2, थर्ड सेट में था 4 की पावर 3। तो 8th सेट में क्या होगा, 8th सेट में होगा 4 की पावर 8, बोलो 4 की पावर 8, इतने लेटर्स होंगे इसके अंदर। तो मैंने कहा यार हमें लेटर थोड़ा निकालने थे बैठ के, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि टोटल कितने पैसे खर्च हो गए पहले सेट से लेकर के आखिरी सेट तक।
तो मैंने कहा सुन भाई, पहले सेट में उसने भेजे 4 लेटर, फिर भेजे गए 4 के स्क्वायर लेटर, फिर आ गए 4 का क्यूब, फिर 4 की पावर 4, और ऐसे करते करते 4 की पावर 8 तक। मैंने कहा तो बहुत ही सिंपल है ना, इसका वो निकाल लो। इससे तुम क्या निकाल रहे हो, ये क्या निकाल रहे हो, ये तुम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकाल रहे हो जो कि पोस्ट किए गए। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, इसका फर्स्ट टर्म है 4, इस जीपी, ये जीपी बन गई डेफिनेटली, ठीक है ना, जीपी बन गई, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 4 ही है, तो 4 की पावर 8, क्योंकि 8 टर्म्स है, -4 -1, तो ये कितना हो गया। तो इसका आंसर आ गया, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये बन गया 4 डिवाइड बाई 3 और 4 की पावर 8 -1, तो इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 873, ठीक है ना, 87380। ये क्या है, इतने सारे तो तुम्हारे पास लेटर्स आ चुके हैं, सोच के देखो। मतलब ये अगर तुम्हें एक मूवी देखी हो, उस मूवी में भी यही होता है कि वही बकवास क्या था उसमें, हाँ वो एक बंदे को थैंक यू बोलो तो तुम अगले 3 को बोलना, इस तरह से चैन बन जाती है, तो ये वो जीपी है और कुछ नहीं है। तो 87380, ठीक है, इतने लेटर्स हो गए। अब इतने लेटर तो हो गए, पर हमें पता है एक लेटर की कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे। एक लेटर की कॉस्ट कितनी है, एक लेटर की कॉस्ट है 50 पैसे। क्या मैंने सही करा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको 50 पैसों से मल्टीप्लाई कर लो, तो 87380, इसको अगर मैं 50 पैसों से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मेरे को आंसर रुपए में निकालना है तो उसको मैं 100 से डिवाइड भी कर दूँ हाथ के हाथ, तो जो आंसर आएगा वो रुपए में आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, वो निकाल लेना कैलकुलेशन से, वो तो सिंपल सी कैलकुलेशन ही है। तो तुमने देखा हमने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया एक सिंपल सी जीपी के कंसेप्ट का। तो यहाँ से एक आइडिया होने लग गया होगा कि कैसे मैथ्स यूज़ होती है फिजिकल कंडीशंस के अंदर। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली जब वो पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स पढ़ोगे अगर कभी आगे रखे पीएचडी लेवल तक, तो 2 टाइप की मैथमेटिक्स होती हैं। एक होती है थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, जहाँ पे जीपी का फॉर्मुला निकाला जाएगा, ऐसे मान सकते हो बच्चे वाले लेवल पे, कि जिसमें जीपी का फॉर्मुला निकाला जाएगा, उसको प्रूफ किया जाएगा। और एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर इस जीपी के फॉर्मुले को अप्लाई किया जाएगा डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस तुम पढ़ोगे अभी कैलकुलस में जाके, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो पूरी थ्योरी है, कहाँ से आया, किसने बनाया है, और क्या प्रूफ है, और कैसे और सिंपलीफाई कर सकते हो, वो हो गया थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स का पार्ट। पर उसका यूज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे होता है। मतलब तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस इतनी गजब की चीज़ों को इतना सिंपल कर देता है, कुछ कहने की नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम से जानना है, जैसे तुमने वो पढ़ा होगा v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है, v² इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अगर तुम इसको फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दोगे तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तुम सोच के देखो, फिजिक्स का जरा सा मोशन को तुमने सिर्फ 3 जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिख दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि मैथ्स जो है वो बिल्कुल रियल कंडीशंस पर अगर तुम अप्लाई कर दोगे तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैथ्स जो है वो हमेशा 15 से मतलब 100 कदम आगे चलती है फिजिक्स से। क्योंकि तुम ऐसे मान लो जो तुम्हारे वो थे रामानुजन सर जो थे आपके, उन महाराज ने जो फॉर्मूला निकाला था उस टाइम पे तो किसी को समझ में आया नहीं। आज ब्लैक होल की कैलकुलेशन में यूज़ होता है वो, आज ब्लैक होल की कैलकुलेशन में यूज़ होता है, लेकिन वो आज ही होता है ना, 100 साल पहले बनाया था उन्होंने फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ्स हमारी कम से कम 100 साल आगे चल रही है फिजिक्स से। आज की फिजिक्स से मैथ्स हमारी 100 साल ऑलरेडी आगे चल रही है। फिजिक्स में वॉर्म होल अब आया, वहाँ बहुत पहले बन चुका था मैथ्स में। तो खैर अपने इस पे वापस आते हैं। तो एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, वहाँ से एक इंसेक्ट चल रहा है, एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ 1 mm इन द फर्स्ट सेकेंड। अच्छा, तो मान लेते हैं उसने 1 mm ट्रेवल किया, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल किया, ओके। तो मान लेते हैं वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर उसने बोला एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द प्रीवियस सेकंड इन द सक्सीडिंग सेकंड। तो उसके बाद जब उसने दोबारा ट्रैवल किया तो यहाँ पहुँचा, लेकिन अब की बार उसने 1/2 mm ही ट्रैवल किया, ठीक है। पर उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द प्रीवियस सेकंड इन द सक्सीडिंग सेकंड, यानी कि टाइम उसको अभी भी 1 सेकंड ही लगा। तो 1 सेकंड में चला, और फिर यही काम वो उसने क्या बोला, फिर इन व्हाट टाइम वुड इट रीच अ पॉइंट 3 mm अवे। तो इस चीज़ को वो करता गया, यानी कि पहले 1/2 mm चला, फिर उसने आगे कितना चला, इसका भी आधा यानी कि 1/4 mm, फिर इसका भी आधा यानी कि 1/8 mm, फिर इसका भी आधा यानी कि 1/16 mm। और ऐसे करते करते तुमको बताना है कब ऐसा होगा जब जो चींटी होगी वो 3 mm तक पहुंच जाएगी, वो जो इंसेक्ट है वो बेसिकली 3 mm तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है, फिर ये हो गया 1/4, है ना। इन सबको ऐड कर दे रहे हैं, देखते हैं ये, और हमें ये तो पता नहीं है कब तक जाएगा। तो मान लेते हैं ऐसे इस सीक्वेंस के अंदर मान लेते हैं, सीरीज़ के अंदर मान लेते हैं कि n टर्म्स होंगे, और इन सबको जब सम कर दोगे तो मान लेते हैं 3 mm आंसर आ जाएगा। उसने बोला भाई 3 mm कब हो जाएगा, है ना, तो हमने वही काम कर दिया, है ना, सारे डिस्टेंस को जोड़ दिया और बोल दिया ये 3 के बराबर हो जाएगा। अब लेट्स चेक कि 3 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पहले इसका सम लिख लेते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है और इसका कॉमन रेशियो क्या है, आई होप तो समझ में आएगा होगा अब तक। तो 1/2 1/2 1/2, राइट। तो 1 × 1/2 की पावर n -1, यहाँ पे आ गया 1/2 -1, ठीक है, इक्वल्स टू 3, ठीक है, सिंपल। तो अब ये बन गया 1/2 की पावर n। तो अच्छा, थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर n -1, यहाँ बनेगा 1/2,
1/2 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 3/2 आ जाएगा शायद, हाँ 3/2 आ जाएगा, सॉरी -3/2 आएगा, ठीक है। फिर ये 1 इधर जाएगा, तो 1 जैसे ही इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा -1/2, और यह लिखा हुआ है 1/2 की पावर n इक्वल्स टू -1/2। अरे ये तो अगर तुम अभी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे समझ जाओ, 2 की पावर n इक्वल्स टू -2। तो मुझे बता ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? अबे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अबे 2 की पावर x का कभी ग्राफ याद है? 2 की पावर x का ग्राफ छोड़ो, इतना तो याद होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और तुम बोल रहे हो -2 के बराबर है, दैट इज नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि 2 को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है ना, अपने आप से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो, यानी कि -2 तो आ ही नहीं सकता। तो यानी कि ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए उसका आंसर 3 mm पहुंच जाए। यानी कि चीटी जो है वो अगर इन्फाइनाइट तक भी ऐसे 1 mm का आधा करते जाए तब भी 3 mm तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कोई बोलेगा कहाँ तक पहुंच पाएगी फिर? तो ये हो क्या रहा है, क्या बकवास चल रही है ये? तो इसका आंसर तुम्हें अभी बिल्कुल इसी लेक्चर में इसके आगे वाले पे मिल जाएगा। इन्फाइनाइट जीपी का सीक्वेंस पढ़ेंगे हम लोग, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीटी जो है, ये जो चीटी है ना, ये मैक्सिमम 2 mm चल सकती थी। ये चीटी मैक्सिमम 2 mm जो है वो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है जो ये चीटी चल सकती है। बल्कि सही बात तो ये है कि 2 mm भी कभी टच नहीं कर पाएगी, ये हमेशा ऐसी रहेगी, क्योंकि 1.999 तक। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई ये मैं एक्चुअली बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर ये 1 है, ठीक है, और इसको ना तुम्हें कभी एक बार खुद ही अपने आप को ही रोक के समझना पड़ेगा, इसको अपने आप समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये 1 mm है, तो और ये हमारे पास डेफिनेटली 0 था, 0 से वो 1 mm तक पहुंच गई है, तब हमने मान लिया कि जब उसने 1 mm ट्रैवल किया, फिर उसने उसका आधा ट्रैवल किया तो कुछ यहाँ पे पहुंच गई वो। ये क्या है? ये है तुम्हारे पास 0.5 mm या फिर 1/2 mm, ठीक है। अब उसने इसका भी आधा ट्रैवल किया तो यहाँ पहुंच गई, है ना। इन मतलब ऐसा समझ लो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उसके हमेशा आधे पे ही पहुंचेगी वो, हमेशा, ठीक है। तो अब कहाँ पहुंच गई? अब पहुंच गई 1/4 पे। अब 1/4 और 2 mm इसका जो आधा है वो यहाँ पहुंचेगी, तो आ जाएगी 1/8 पे। अब 1/8 और 2 इनका जो आधा है वो यहाँ पहुंचेगी। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चीटी कभी किसी एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, वो हमेशा इनके मिडिल पॉइंट पे ही रहेगी? अब कहाँ पहुंची? पहुंची 1/16 पे। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत जूम कर लूँ तो फिर से यही हो जाएगा। ले फिर से यही हो गया, ले थोड़ा बहुत बड़ा बनाना है तो हमने तो जूम कर दिया ना इसको। तो यहाँ गया 1/16 mm जहाँ तुम खड़े हुए हो इस टाइम पे, और यहाँ पे तुमने फिर से क्या, यहाँ पे फिर से आ गया 2 mm। और ये 1/16 mm नहीं है यार, सॉरी ये 1/16 नहीं है, मतलब 1/16 तो मैंने ऐसे लिख दिया है, मतलब कहने का मतलब ये 1 है, फिर 1 + 1/2, फिर 1 + 1/2 + 1/4, फिर प्लस 1/16, इस टाइप से 1/16 लिखा हुआ है यहाँ पे। पर अब भी अगर मैं देखूंगा तो अब भी इसका आधा डिस्टेंस, इसका हाफ, यानी कि यहाँ पहुंचेगी, ये हो जाएगा 1/32, यानी कि अब अगर इनको जो देखा जाए तो फिर से वो यहाँ पहुंचेगी, यानी कि 1/64। कभी भी ये चीटी जो है, ये जो चीटी है तुम्हारी, ये जो चीटी है भाई, ये कभी भी यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाएगी ना 2 mm, क्योंकि जब भी पहुंचेगी तो फिर से वो इसके आधे पे पहुंच जाएगी। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कभी भी वो एक्चुअल में कभी भी 2 mm तक भी वो अप्रोच नहीं कर पाएगी कहानी में वो कभी 2 mm को भी अप्रोच नहीं कर पाएगी, पर मतलब बहुत ही पास हो जाएगी। मतलब ऐसा समझ लो कि यार सोच के देखो 1/64 होता ही क्या है, 1/64 रहा ही क्या? समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल चीटी जो होगी वो 2 पे भी बिल्कुल बैठी होगी, बिल्कुल ऐसा मान लो कि मतलब 1.9999 mm तक पहुंच जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली 2 mm पहुंच जाएगी, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस 2 mm होगा। इसका जो एक फॉर्मूला जो बनेगा इसका, वो भी हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट जीपी में, ठीक है। पर उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं एक तरीके से यहाँ पे दे चुका कि एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वेरी 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 टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब मैंने इसको पहली बार देखा ना, जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन करी थी, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। मतलब बहुत ही मजा आया था जब इसको देख के, मैंने कहा अरे भाई मैथ्स से बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 55th क्वेश्चन में उसने बोला है द पॉल्यूशन इन अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर इज लेस देन 0.01%। ओके, तो नॉर्मल अगर कोई एटमॉस्फेयर होगा तो उसमें 0.01% आपका पॉल्यूशन होना चाहिए। मैंने कहा ओके। फिर उसने बोला किसी दिन ड्यू टू लीकेज ऑफ अ गैस, किसी दिन किसी गैस में, फैक्ट्री में किसी में गैस लीकेज हो गई, मान लो चेरनोबिल, ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए जो भी, द पॉल्यूशन इज इंक्रीज टू 20%। तो तुम्हारा जिस दिन गैस लीकेज हुई उस दिन तुम्हारा जो पॉल्यूशन है वो 20% पहुंच चुका है, और ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है एवरी डे। और बोला गया है इफ एवरी डे 80% ऑफ द पॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड। एक बार बता, 80% ऑफ द पॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, यानी कि 20% तो इंक्रीज हो रहा है ना। अरे यार अगर ऐसे मान लो, अगर पहले तुम्हारे पास 20 नाम से कोई, ऐसे मान लेते हैं इस पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं 20, तो अगर 20 पॉल्यूशन था तो इसका 80% जो है वो खत्म हो गया, 80% खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कितना रह गया ये तो बता दे, कितना रह गया।
20% तो रह गया ना इसका अभी भी। अरे यार 20% तो रह गया ना अभी, अगर 80% खत्म हो गया तो कितना रह गया 20%, और ऐसा हर रोज हो रहा है। तो इसका 20% करना जरा, 20% यानी कि 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 40/100, 40/100। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डे तुम्हारा कितना रह गया, नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ 40/100 इतना रह गया सिर्फ। ठीक है, मैंने कहा चलो सही है। अब अगले दिन क्या हुआ, मतलब इसके ये तुम्हारा फर्स्ट डे चल रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट डे चल रहा है, ये तुम्हारा सेकंड डे चल रहा है। थर्ड डे को क्या हुआ, अरे फिर से 80% कम हो गया, यहाँ पे फिर से 80% डिक्रीज हुआ, यहाँ पर भी फिर से 80% डिक्रीज हो गया, फिर से 80% डिक्रीज हो गया, यानी कि 20% फिर से कम रहे, मतलब 80% कम हो गया, यानी कितना रह गया, फिर से 20% रह गया। तो 40/100 का भी मैंने क्या कर लिया, 20% कर लिया, ठीक है ना, 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अब क्या आंसर आएगा, तो भाई अब आएगा इसका बल्कि अगर ऐसे ना करना चाहो तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे, 20 इंटू 20%। तो 20% क्या होता है, 20% होता है 20/100 यानी कि बेसिकली 0.2 होता है। तो इसको मैंने लिख दिया 20 इंटू 0.2, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 20 इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। उसने बोला है कि कितने दिनों में तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर वो होता है जो 0.01 से कम होता है। तो मैंने कहा पहले इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इन सबको क्या कर लेते हैं, सॉरी जोड़ नहीं लेते, सॉरी जोड़ नहीं लेते, इनका nth टर्म निकालते हैं, इसका आखिरी टर्म मान लेते हैं ऐसा n दिनों में होगा, मान लेते हैं लेट अस अज्यूम कि ऐसे n डेज में ऐसा होगा कि तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है वो nth डे जो होगा, तुम्हारा जो nth डे होगा, उस nth डे पे तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर होगा उसमें जो पॉल्यूशन होगा वो 0.01% से कम होगा। ठीक है, तो nth टर्म क्या बनेगा इस जीपी में, देखा जाए तो जीपी तो बन गई है बेसिकली, तो क्या बनेगा 20 इंटू 0.2 होल की पावर n-1, दिस विल बी द nth डे। तो 20 इंटू 0.2 होल की पावर n-1, ये जो चीज़ है ना ये 0.01% से कम है, यानी कि 0.01 से कम है। ओके, अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने का टाइम आ चुका है। तो अब मैं बोलूँगा कि ये लिखा है 0.2 यानी कि 2/10 की पावर n-1, और यहाँ लिखा हुआ है 20, ये लिखा है 1/100। ठीक ठीक है, अच्छा अब इस 20 को मैं चाहूँ तो इधर ले जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2000। ठीक है, थोड़ा हमें तो सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा 2000। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, तो यार अब तो कुछ समझ में आ नहीं रही, तो फंस गए, मतलब कैसे करेंगे, लॉग ले लेते हैं दो तरफ। और लॉग लेने का एग्जांपल, मतलब अगर एकदम से याद ना आ रहा हो, वैसे तो समझ में आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है तो जहाँ तरह लॉग लगता है, पर वैसे भी यहाँ पे लॉग का एक हिंट यहाँ से मिल रहा है हमको, ठीक है, कि लॉग लेना चाहिए इसमें। ठीक है, तो मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, जिस मानो मैंने 10 के साथ ले लिया लॉग, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/10 की पावर n-1, और क्योंकि बेस 10 है तो एज इट इज़ लग जाएगा लॉग। ठीक है, ठीक है, अगर लॉग अच्छे से पढ़ा है तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ ऐसे, n-1 एक तो बाहर आ जाएगा सीधे सीधे, और फिर अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा log 2 - 1, क्योंकि 10 तो 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 1 आएगा, उसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे आ गया सिंपल सा माइनस log 2000, माइनस log 2000। Now what is log 2000? That is minus log 2 minus log 10 की पावर 3, that is -3 log, खत्म है ना, बस -3 ही रह गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मुझे पता है थोड़ी बहुत घिचपिच तुम्हें लग रही होगी क्योंकि लॉग की बात है। तो व्हाट इज log 2, तो log 2 होता है 0.3010, ठीक है, 0.3010। तो अब ये क्या आएगा, तो इसको निकालेंगे तो आएगा 0.6990, है ना, सिंपल सा माइनस कर लिया, बट डेफिनेटली ये एक नेगेटिव आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, नेगेटिव में आ रहा है। अच्छा ये क्या है, तो ये -log 2 -3 माइनस log 2 दैट इज -0.3, यानी कि -3.3010। ठीक है, मैंने सिंपल log 2 को 3 के साथ वही जोड़ के लिख दिया, तो ऐसा आ जाएगा। अब ये अगर तुम माइनस और माइनस काट दोगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो n-1 जो है वो कुछ ऐसा रहेगा, n-1 इज ग्रेटर देन 3.3010 डिवाइड बाय 0.6990। ठीक है, अब ये जो 1 है इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा n इज ग्रेटर देन 3.3010। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस 0.6999 नहीं है ये, सॉरी 990 था, ये 990 था, और डिवाइड बाय 0.6990, है ना। बहुत ही वाहियात कैलकुलेशन करते हुए हम लोग निकले जा रहे हैं यहाँ से। अब ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर शायद 4 बन गया क्या, हाँ ऊपर बन गया 4, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट 4, और नीचे आ जाएगा 0.6990। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड बाई एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि ये जो होगा, ये जो चीज़ आएगी ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, और n जो है वो 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, और n एक डेफिनेटली एक इंटीजर होगा क्योंकि वही नंबर ऑफ डे है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 6। तो छठवां डे यानी कि 6th डे ऐसा होगा, 6 दिन लग जाएंगे उसको नॉर्मल होने, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, 6।
ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब फिर से अपन मैथ्स पे लौट के आते हैं, थ्योरेटिकल मैथ्स पे। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। उसने बोला एक्स की बार 15 माइनस एक्स की बार 13 प्लस एक्स की बार 11 माइनस एक्स की बार 9, अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन है और दो की पार कम हो रही है, इक्वल टू 7 है। देन प्रूव दैट कि एक्स की बार 16 इज ग्रेटर देन 15। मैंने कहा सब कुछ बाहर में जाओ। अगर मैं देखूँ तो अगर ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक, और मतलब एक्स नहीं, सॉरी, हम लोग पूरे को माइनस एक्स मान लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। मतलब मैंने इस माइनस एक्स को अपना पहला टर्म मान लिया है, ठीक है। तो माइनस एक्स से अगर तुम्हें एक्स क्यूब बनाना है तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस एक्स स्क्वायर से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो एक्स क्यूब बन जाएगा। और सिमिलरली अगर तुम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और सिमिलरली अगर तुमने माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सारे के सारे बन जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हो गया माइनस एक्स, ठीक है, और फिर कॉमन रेशियो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है साहब 7 के बराबर, ठीक है। तो एक्स की पावर 16 बन गया ऊपर, तो एक्स की पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बन गया बेसिकली क्या माइनस 7 बन गया ये तो, पर यहाँ पे एक्स भी आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरे को एक्स की पावर 16 को अपने पास लाना है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी तक ये चीज़ पढ़ नहीं रखी होगी शायद, ऑब्वियसली बात है। एक सेकंड, एक्स की पावर 16 माइनस 1, और अगर मैं उसको इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा अच्छा माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 7, ठीक है, और ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैंने माइनस और माइनस को काट दिया, डिवाइड बाय एक्स, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये बहुत ही फेमस चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स करोगे तो एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 बाय एक्स, ठीक है। तो एक्स की पावर 16 माइनस 1 जो है वो बराबर आ चुका है 7 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स के। अब मुझे पता है कि यार तुम्हें एक चीज़ पता नहीं होगी, तो अभी बहुत टाइम बाद इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के आखिरी टॉपिक एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा इनइक्वालिटीज, और उस टॉपिक के अंदर तुम पढ़ोगे ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, इस टाइप का कुछ पढ़ोगे तुम, ठीक है ना, इक्वल टू जी एम जो भी है, ठीक है। तो उसमें तुम इस टाइप की चीज़ पढ़ोगे, तो अभी के लिए बस याद कर लिया इसको, क्योंकि वहाँ पर भी पूरा समझाने के बाद मैं तुमसे बोलूँगा कि इसको एज अ रिजल्ट याद कर लो। तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही एपिक एक्सप्रेशन है। तो इसको तुम्हें ऐसे याद रखना है कि इसकी जो रेंज होती है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो उसका जो रेंज होगा, जो उसकी हाइट होगी बेसिकली, वो कुछ इस टाइप से होगी, माइनस इन्फानाइट से -2, ठीक है, यूनियन 2 से इन्फानाइट। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, चलो इसका जल्दी से ग्राफ बना के दिखाता हूँ तुमको। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे करके कुछ, ये ग्राफ है इसका एक्स प्लस 1 बाय एक्स का, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारा एक एसिम्टोट टाइप का है, ठीक है ना साहब। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 2 है, और ये जो तुम देख रहे हो ये है -2। तो तुम साफ साफ देख पा रहे होगे कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो -2 से माइनस इन्फानाइट तक जा रहा है, और यहाँ पे 2 से इन्फानाइट तक जा रहा है। ये जो तुम्हारा ग्राफ बना है, तो रेंज क्या हो गई? -2 से माइनस इन्फानाइट, ठीक है, और 2 से इन्फानाइट। और 2 से इन्फानाइट कब हो रही है? जब तुम्हारा जो तुम अंदर डाल रहे हो वो पॉजिटिव है। और -2 से माइनस इन्फानाइट कब हो रही है? जब एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो अगर तुम्हारा एक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है तो रेंज क्या होगी? तो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमा इन्फानाइट होगी, फिर ये भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मतलब अभी के लिए बस मान लिया यार इस चीज़ को, वरना तुम इसको बाद में भी कर सकते हो। अब हमें पहले से दे रखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स पॉजिटिव है, यानी कि दैट मीन्स कि वो ये बोलना चाह रहा है बेसिकली कि एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये जो चीज़ है ये 2 से इन्फानाइट के बीच में होगी, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो लिखा हुआ है ये 2 से इन्फानाइट के बीच में है, पर इसको भी अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ, दैट मीन्स कि x प्लस 1 बाय एक्स होल की पावर 7 जो है वो किससे किसके बीच में होगा? वो होगा 14 से लेकर के इन्फानाइट के बीच में, ठीक है। यानी कि x की पावर 16 माइनस 1 जो है वो इसके बराबर है, यानी कि x की पावर 16 माइनस 1 जो है वो भी 14 से इन्फानाइट के बीच में होगा, ठीक है। और अगर मैं 1 को दोनों तरफ ऐड कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा x की पावर 16 जो है वो 15 से इन्फानाइट के बीच में होगा, बेसिकली 15 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्लोज होगा नहीं होगा वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर ये बात श्योर है कि 15 से बड़ा होगा। तो x की पावर 16 शुड बी ग्रेटर देन 15, हेंस प्रूव्ड, ठीक, बढ़िया, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व 56। अब आ जाते हैं 57 और 58 पे। इसको ऑलरेडी भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, पर इसको हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे इसके अंदर। तो मैंने इसको कैसे प्रूव किया था? मैंने बोला था देख भाई, x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हमने प्रूव किया था। a की पावर n माइनस b की पावर n जो है वो डिविजिबल होता है a माइनस b से, अगर
n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसको मैंने ऐसे प्रूफ किया था कि अगर यहाँ पे x माइनस वाई है तो अगर तुम x इक्वल्स टू वाई इसके अंदर डाल दोगे तो आ जाएगा x की पावर n माइनस x की पावर n, और ये तो हमेशा ही जीरो होगा, बात ही खत्म। ये तो हमेशा ही जीरो होगा, बात ही खत्म हो गई सारी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो हमेशा हर n के लिए ट्रू है ये बात तो एकदम। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया बेसिकली, है ना। अगर तुम y को बेसिकली x को y के बराबर डाल दोगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पर ये इतना इंट्यूटिव नहीं है, तो अब इसका इंट्यूटिव वाला प्रूफ देखते हैं कि मतलब इतना इसका सबसे बढ़िया जो इंट्यूटिव प्रूफ होगा वो क्या होगा। तो मैंने बोला देख भाई, x की पावर n माइनस वाई की पावर n को तुम्हें डिवाइड करना है ना x माइनस वाई से, तो कर दिया ना डिवाइड यार, क्या दिक्कत है उसमें, कर दो डिवाइड, कर दिया डिवाइड। अब मेरी बात मानो और इसमें से कोई भी एक बंदा कॉमन ले लो। तो तुमने x की पावर n को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या गया, यहाँ गया 1 माइनस वाई बाय एक्स होल की पावर n, यही तो रह गया अंदर। और नीचे क्या रह गया, नीचे तुमने x को कॉमन ले लिया, तो अगर x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा ये। ठीक है, अब तुम्हें नहीं लग रहा ये कुछ बन गया, ये कुछ बहुत ही बढ़िया सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन गई। क्या बन गया, ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है r, तो ये ऐसा हो गया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। दैट मीन्स दिस इज अ जीपी। और जीपी को अगर मैं खोल के लिख दूँ सीधे सीधे तो फर्स्ट टर्म है x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, किससे, y बाय एक्स से, क्योंकि वही तुम्हारा कॉमन रेशियो है। तो y बाय एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, y इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, एक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका थर्ड टर्म क्या बनेगा, y स्क्वायर, कि y से मल्टीप्लाई हुआ और फिर x से डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करते करते आखिरी टर्म क्या होगा। तो आखिरी टर्म अगर तुम गेस करोगे तो भाई देखो, इस जीपी का आखिरी टर्म क्या बनेगा। आखिरी टर्म होता है देखो a आर की पावर n माइनस 1, यहाँ पे n टर्म्स है तो इसी टाइप से बनता है। ठीक है, तो a क्या है, a है x की पावर n माइनस 1, और r क्या है, r है y बाय x, है ना। r क्या है, तो भैया r है y बाय x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर n माइनस 1, ये और ये तो कट गया, क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ y की पावर n माइनस 1। दिस इज द आखिरी टर्म। ठीक, बहुत बढ़िया, मजा आया। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो ये किसके बराबर लिखा हुआ था, ये तो हमने x की पावर n माइनस वाई की पावर n डिवाइड बाय x माइनस वाई, इसको मैंने ऐसे लिखा है। यानी कि अगर मैं x माइनस वाई को उधर ले जाऊँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो है ये तो इसके बराबर है, x माइनस वाई इंटू किसके बराबर, x इंटू n माइनस 1, फिर y इंटू एक्स n माइनस 2, फिर y का स्क्वायर x इंटू n माइनस 3, और ऐसे करते करते y की पावर n माइनस 1 तक। एंड नाउ अगर अब तुमने देखा तो x माइनस वाई जो है वो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर आ चुका है। तो आज जाके मैंने जो चीज़ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में पढ़ाई थी उसकी फील जो है वो यहाँ पे आ गई है, क्योंकि x माइनस वाई जो है सच में इसका फैक्टर आ चुका है। तो यहाँ पे हेंस प्रूव हो चुका है, मतलब एकदम बिल्कुल इंट्यूटिव तरीके से, बेहतरीन तरीके से एकदम ने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ भाई x माइनस वाई जो है वो इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि वो इसका फैक्टर आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि तुम डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगा सकते हो। भाई फैक्टर थ्योरम में हम क्या बोलते हैं कि x माइनस वाई इसका फैक्टर है, तो सीधे बोल दिया ना y इक्वल्स टू x। तो अगर तुम इसमें डालोगे तो बेसिकली तुमने यहाँ पे इसको बेसिकली y इक्वल्स टू x डाल दिया, तो इसलिए पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। चलो अब इस पे आ जाओ, x की पावर n प्लस y की पावर n। तो इसको भी मैंने बड़ा अच्छे से प्रूफ किया था फैक्टर थ्योरम से। तो देखो x की पावर n और यहाँ लिखा है x प्लस वाई। व्हाट इज x प्लस वाई, तो अगर x प्लस वाई को वो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। यही तो होगा, तुम चाह रहे हो ना x प्लस वाई जीरो हो जाए। देखो यहाँ पर क्यों करते हैं, यहाँ पर भी तो तुम यही चाह रहे थे ना कि x माइनस वाई जो है वो जीरो हो जाए, तभी तो तुमने x इक्वल्स टू वाई डाला था। और जैसे तुमने चाहा कि x माइनस वाई जो है वो जीरो हो जाए तो पूरा RHS जीरो हो गया, यानी कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n भी जीरो हो गया, यानी कोई रिमाइंडर नहीं है, यानी कि काम हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी बोल दिया कि x प्लस वाई जीरो हो जाए, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाए, यानी कि x की पावर n माइनस एक्स की पावर n। अगर n इवन हो जाए, अगर n इवन हो जाए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x की पावर n माइनस एक्स की पावर n, है ना, वो माइनस खा जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो प्लस है ना, तो अगर इवन हो गया ना तो ऐसा आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो आएगा 2x की पावर n। अगर n क्या है, अगर n तुमने ले लिया है साहब इवन, अगर तुमने n लिया होता ऑड तो क्या आता, तो भाई x की पावर n तो इंटैक्ट रहता, पर यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स की पावर n का आंसर क्या था, माइनस एक्स की पावर n, तो रहेगा माइनस एक्स की पावर n, आंसर कितना हो जाता, जीरो। और वही मैं चाह रहा था कि जीरो हो जाए, ठीक है ना, मैं वही तो चाह रहा हूँ कि जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर नहीं बचेगा बेसिकली, ये मतलब है इसका। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर n जो है वो ऑड नंबर है तो ये वाला बंदा इसको डिवाइड कर रहा है। पर ये तो हो गया फैक्टर थ्योरम से। अगर तुम्हें फिर से इसमें जीपी लगानी है तो तुम लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी के लिए तो मैं एज अ रिजल्ट में इसको याद करवा दे रहा हूँ, मतलब तुम बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने अभी तुम्हें कराया ना, इसी तरीके को तुम यूज़ करके इस वाले पार्ट को भी प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से,
प्रूफ हो जाएगा, ठीक। पर अब एज अ रिजल्ट हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करेंगे अभी 2 क्वेश्चंस करेंगे वो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, इफ पी एक्स इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज पॉलिनोमियल देन फाइंड एन। तो मैं एन की वैल्यू बतानी है, प्रोवाइडेड है कि एन एक नेचुरल नंबर है। तो ऊपर तो डेफिनेटली यार एक जीपी है, ऊपर तो डेफिनेटली एक जीपी है, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, यानी कि तो ऐसे लिखा हुआ है 1 पहला टर्म है और फिर एक्स स्क्वायर है। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो है इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, अगर मैं बोलूँ इस जीपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, तो टोटल टर्म्स कितने हैं ये तुम कैसे निकालोगे। तो ये बहुत ही सिंपल काम है, देखो ऐसे लिखा हुआ है 1, फिर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे करते करते आखिरी में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की पावर n-1। तो ये था तुम्हारा 1 2 3 ऐसे करते करते n-1 तक, पर एक 1 भी तो है। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए सीक्वेंस के अंदर, n हो गए। कितने हो गए, n हो गए, ठीक है साहब। तो भाई हमारे पास n टर्म्स हो गए सीक्वेंस के अंदर। तो एक्स स्क्वायर की पावर n-1, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1, सिंपल एज दैट। ओके, बढ़िया। ओके, तो ये तो तुम्हारा न्यूमरेटर बन गया। अब डिनोमिनेटर तो बहुत ही सिंपल है, डिनोमिनेटर तो साफ साफ दिख रहा है कि जीपी है। तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर की पावर n-1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1। नीचे क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया भाई फिर से वही 1 है, तो मैंने बोला एक्स की पावर n-1 अपॉन x-1। और ये किसके बराबर है ये हमें पता नहीं फिलहाल, पर हमें प्रूव करना है कि एक पॉलिनोमियल होगा। तो मैंने कहा 1 मिनट बात सुनो। तो देखो भाई x-1 जो है वो इसको काट के क्या कर देगा, x+1 बना देगा यहाँ पे, और x की पावर n-1 जो है वो भी इसको काट देगा और यहाँ पे बन जाएगा x की पावर n+1 बन जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया x की पावर n+1 डिवाइड बाय x+1। दैट इज जस्ट लाइक ऐसे लिखा हुआ है कि x की पावर n y की पावर n डिवाइड बाय x+y। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ऐसा कब होता था, तो ऐसा तब होता था जब n इज अ ऑड नंबर, व्हेन n इज अ ऑड इंटीजर, है ना, तभी तो होता है ना, तभी तो होता है ये, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारा y जो है बेसिकली 1 है, यहाँ पर इस वाले केस में y तुम्हारा 1 है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एक मतलब एक पॉलिनोमियल कब आएगा, जब ये दोनों डिविजिबल हो जाए तब पॉलिनोमियल आएगा। सही बात है। अरे यार, अगर x की पावर n+1 डिवाइड बाय x+1 करोगे तो एक पॉलिनोमियल कब आएगा, अगर कोई रिमाइंडर ना हो तभी तो पॉलिनोमियल आएगा, वरना तो कुछ उल्टा सीधा आएगा। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स कि जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, लेकिन ऐसा पॉलिनोमियल सिर्फ तब आएगा जब ये दोनों डिवाइड होंगे, और ये दोनों डिविजिबल तब होते हैं जब n क्या होता है, n एक ऑड इंटीजर होता है। तो उसने बोला ना फाइंड n, तो n का आंसर ये हो गया। तो n की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इनफाइनाइट, और उनका मतलब क्या क्या वैल्यूज होंगी, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स, सारे के सारे ऑड नंबर्स, पर पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है ना, जैसे 1 3 5 7 ये सब, ठीक है। डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन हैं और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट मी एक्सेप्ट दैट कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जेई पर्सपेक्टिव के लिए, बस मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कभी जेई ने कभी पूछ लिया तो बात अलग है, पर वैसे कह सकते हैं काफ़ी ब्लंटली कि हाँ यार ये इतने मतलब वेटेज वाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 60th क्वेश्चन देखते हैं। 60th क्वेश्चन भी बड़ा अलग सा लग रहा है देखने में, अलग ही यूनिक सा पैटर्न है इसके अंदर। उसने बोला 1 की पावर 99, 2 की पावर 99, 3 की पावर 99, ऐसे करते करते 100 की पावर 99 इज डिविजिबल बाय 10100। ओके, 10100, ओके। ये चीज़ मैं कैसे प्रूव करूँ, ये तो बड़ी अलग सी चीज़ लग रही है। तो मैंने बोला एक बात सुन, इसको देख के बस मुझे तो एक ही चीज़ याद आ रही है कि भाई x की पावर n प्लस वाई की पावर n, अगर इसको मुझे डिविजिबल करना है x प्लस वाई से तो भैया n को ऑड होना पड़ेगा। अब बड़े मज़े की बात है यहाँ पर, जो तुम्हारा n अगर मैं मान लूँ उसको तो 99 जो है वो ऑड ही है, हो सकता है वो कुछ यही मेरे से कुछ करवाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 101 × 100, ठीक है, चलो बढ़िया। अब मैंने सोचा 101, अगर मैं 100 की पावर 99 और 1 की पावर 99 को जोड़ के लिख दूँ तो ये बन जाएगा ना 1 की पावर 99 और प्लस 100 की पावर 99, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दिया ना, x की पावर 99 प्लस y की पावर 99 डिवाइड बाय अगर मैं x प्लस वाई करूँ, बोलो अगर मैं ऐसा करूँ तो डेफिनेटली ये डिविजिबल हो रहा है। बोलो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर x की पावर 99 प्लस y की पावर 99 को x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है कहानी, है ना, डिविजिबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट इज डिविजिबल। तो इसको तुम किससे डिवाइड करोगे, अब यहाँ पर x और y का सम है, यानी कि 1 और 100 का सम क्या होता है, 101 ही तो होता है। अच्छा ओके, तो ये 101 यहाँ से इस चक्कर में आ रहा था। तो अब मैं सारे के सारे मैंने पेयर बना लिए, किसके, मैंने सारे के सारे पेयर बना लिए लाइन से, आपके 101 वाले लाइन से। ओके, तो लेट्स ट्राई मेकिंग इट। तो एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा बन जाएगा 2 की पावर 99 प्लस प्लस आखिरी वाला ले लिया 99 की पावर 99, ठीक है, डिवाइड बाय 101। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि 2 और 99 को अगर जोड़ोगे तो 101 ही तो आएगा। फिर 3 की पावर 99
प्लस 98 की पावर 99 डिवाइडेड बाय फिर से 101। मेरे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए x की पावर 99 प्लस y की पावर 99 डिवाइड बाय अगर x प्लस वाई होगा तो कहानी में डिविजिबल तो है ही सही, ठीक है। और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये 101 से डिविजिबल है, ठीक है, और फिर मैं इंडिविजुअली अलग से ये प्रूव कर दूंगा कि ये 100 से भी डिविजिबल है, तो ये पक्का इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिविजिबल होगा। अरे यार 6 की डिविजिबिलिटी याद है क्या? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है, कॉमन सेंस, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कोई नंबर इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो वो इससे भी डिविजिबल होगा। तो पहले मैं प्रूव करता रहा हूँ 101 से, डेफिनेटली ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ऐसे करते करते सारे पेयर बन जाएंगे। आखिरी पेयर क्या बनेगा? आखिरी पेयर बनेगा 50 की पावर 99 प्लस 51 की पावर 91, वेरी वेरी सिंपल, डिवाइड बाय 101, ठीक है। ये भी डिविजिबल आ गया। तो अगर एक एक सेट जो है वो इंडिविजुअली डिविजिबल आ गया तो ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये 101 के साथ क्या आ गया? डिविजिबल आ गया। अब देखते हैं कि 100 से कैसे निकालेंगे। तो 100 के लिए भी मैंने ये करा, मैंने बोला 1 की पावर 99 प्लस 99 की पावर 99। अब तुम देख सकते हो 1 प्लस 99 क्या होता है? 100। तो मैंने नीचे क्या यूज़ किया? 100 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 98 की पावर 99, ठीक है। फिर से मैंने नीचे भी क्या यूज़ किया? 100 यूज़ किया। और ऐसे चलते चलते अब आखिरी में क्या आएगा? तो अब यार फंस गए यहाँ पे हम। अब हम आखिरी में फंस गए। क्यों? अब अगर तुम देखोगे तो 50 के साथ मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 50 के साथ 50 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 50 की पावर 99 तो ऐसे का ऐसे ही रह गया। यहाँ तक कि जो आखिरी वाला बंदा बनेगा, जो पेयर वाला, वो बनेगा ऐसा, 49 की पावर 99 जो है वो 51 की पावर 99 के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। पर जो 50 की पावर 99 है ये फंस गया तुम्हारा, ठीक है। 50 की पावर 99 ये बच गया बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। पर तुम इस बात का ताज्जुब मानोगे कि 100 की पावर 99 ये वाला बंदा जो था ये भी तो रह गया स्टार्टिंग से। तुमने स्टार्टिंग किससे करी? 99 की पावर 99, यानी कि तुमने 100 की पावर 99 को तो छोड़ दिया। तो यहाँ पे आखिरी में 2 टर्म्स जो है यार वो हमारे खाली रह गए। अब हमने ये तो बड़े मजे में कह दिया कि ये 100 से डिविजिबल है, ये भी 100 से डिविजिबल है, और बीच में आने वाले सारे टर्म्स जो है, ये पूरी जो पूरी कहानी तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रही है, ये पूरी की पूरी 100 से डिविजिबल है। अगर ये 50 की पावर 99 और 100 की पावर 99, ये तो डेफिनेटली 100 से डिविजिबल है। अब 100 की पावर 99 को 100 से डिवाइड करेगा तो डिवाइड नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। तो ये तो 100 से डिविजिबल है। अब बस इतना बोल दे कोई कि 50 की पावर 99 जो है ये भी 100 से डिविजिबल है क्या? तो मैंने कहा हाँ है। कैसे? अरे 50 की पावर 99 है, यानी कि अगर मैं सिर्फ 2 50 को भी तुम्हें खोल के दिखा दूंगा और तुम मान जाओगे मेरी बात। चलो 50 की पावर 90 50 की पावर 97 लग दिया, 2 मैंने 50 तुम्हारे सामने खोल के दिखा दिए, ठीक है, सैम्पल पर्पस के लिए, ठीक है ना। सारी दिखा रहे हैं तुमको तो भाई साहब। 50 इंटू 50 कितना होता है? 2500 इंटू 50 की पावर 99, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ से एक 100 आ चुका है। खचक खचक, यस इट इज डिविजिबल। तो ये पूरी कहानी जो है ये 100 से डिविजिबल हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज डन। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारी चीज़ आई थी ये 101 से भी डिविजिबल हो गई, 100 से भी डिविजिबल हो गई, यानी कि 101 है ना, 10100 इनसे भी डिविजिबल हो गई, हेंस प्रूव्ड। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का जो है सेट हम लोगों ने ट्राई किया। भले ही बहुत कम क्वेश्चन करे आज हम लोगों ने, 48 से लेकर के 60 तक करे हैं सिर्फ। कितने हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए, तब भी 13 क्वेश्चन हो गए यार। कम क्वेश्चन तो हम कभी करते ही नहीं है। 1 घंटे में 13 क्वेश्चन करे, और वो 13 क्वेश्चन अच्छे लेवल के करे, है ना, मतलब बकवास नहीं करिए देखा जाए तो। एक काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट तुम्हें जहाँ तक है समझ में आ गया होगा। ये तो सिर्फ पहला पार्ट है, अभी रुक जाओ, अभी इसके बाद वो भी तो आएगा, इन्फानाइट जीपी।